दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग मराठा जो लंबे समय से चल रहा है, मराठा राज्य संघ की व्यवस्था, इसके साथ साथ आंग्ल मराठा युद्ध का अंतिम पड़ाव तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध की चर्चा करेंगे। सबसे पहले कल हम लोगों ने बात की थी द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। देखिए मित्रों, पेशवा, अंतिम पेशवा कौन है? बाजीराव द्वितीय। और आप सभी जानते हैं कि जब अंग्रेज तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में विजय हासिल करेंगे तो पेशवा का पद ही खत्म कर देंगे, है ना। और ये अंतिम पेशवा, या कहा जाए मराठा राज संघ का अंतिम प्रधान पेशवा बाजीराव द्वितीय साहू की मृत्यु के बाद संगोला समझौते के माध्यम से छत्रपति के अधिकार प्राप्त करके पेशवा, तीसरा पेशवा बालाजी बाजीराव मराठा राज संघ का हेड बन गया था। तब से, है ना, मराठा राजतंत्र के स्थान पर मराठा राज संघ। और ये अयोग्य था, कल मैंने चर्चा की। इसके जस्ट पहले वाले लेक्चर में आप समझेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। हम अनावश्यक विस्तार में नहीं जाएंगे, वो पढ़ाई जा चुकी हैं चीज़ें, पिछला वीडियो देख सकते हैं आप। तो ये अयोग्य था, राघोबा का पुत्र था। आप जानते हैं कि इसके पहले माधवराव द्वितीय जो छोटा बालक था, उसकी सहायता के लिए नाना फडणवीस के नेतृत्व में पूना परिषद यानी 12 भाई परिषद का गठन किया गया था। और माधवराव द्वितीय की मृत्यु के बाद इसे पेशवा नियुक्त किया गया था। फिर भी नाना फडणवीस जीवित थे, है ना। लेकिन नाना फडणवीस की मृत्यु के बाद इस पर किसी का नियंत्रण नहीं रहा और मराठा संघ के सरदारों के आपसी वैमनस्य को रोकने के बजाय बढ़ावा देना शुरू करता है ना। जब मुखिया ही विद्रोह को भड़काएगा, आपसी वैमनस्य को, संघ के सरदारों के बीच फैले आपसी वैमनस्य को रोकने के बजाय और भड़काएगा, तो परिणाम क्या होगा? मराठों का सर्वनाश वही होगा। इसकी अदूरदर्शिता का ये परिणाम है ना। आपने देखा किस तरह ये सिंधिया का पक्ष लेता है। होलकर के खिलाफ जब होलकर इसे पराजित कर पूना की गद्दी पे अधिकार कर लेते हैं तो ये चला जाता है बसीन की सहायक संधि। अंग्रेजों को फिर से मराठों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप का अवसर, है ना। और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, आप जानते हैं कितना तनातनी थी सिंधिया और होलकर के बीच। लेकिन क्या अंग्रेज सिंधिया को छोड़ दिए? क्या अंग्रेज होलकर को छोड़ दिए? अंग्रेजों ने, ये फैक्ट है मित्रों, अंग्रेजों ने भारतीयों के सहयोग से भारत को जीता। लेकिन जिसने सहयोग दिया उस किसी सहयोगी को भी नहीं छोड़ा, ठीक है। मैसूर जीता मराठों के सहयोग से, मराठों का क्या हुआ, है ना। मीर जाफर के सहयोग से प्लासी जीता, तो मीर जाफर का क्या हुआ? हटाकर उसे मीर कासिम को बनाया। पंजाब पढ़ेंगे, लाल सिंह के सहयोग से प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जीता, तो लाल सिंह का क्या हुआ? बंदी बना के अंत में देहरादून भेजना पड़ा। तो ये तो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के विभिन्न आयाम हैं, कैसे कैसे अप्लाई कर रहे हैं आप देखिए इसको। तो बहरहाल बुद्धि तब खुली जब अंग्रेजों ने सारे सरदारों को हरा दिया। आपने देखा ना, सिंधिया को हराया, है ना, सुरजी अर्जुन गांव की संधि, भोसले को हरा करके, है ना, देवगांव की संधि, ये दोनों सहायक संधियां हैं। और फिर होलकर से युद्ध किया। बेलेजली जाने के बाद जॉर्ज बार्लो आया, है ना, और जॉर्ज बार्लो ने राजपुर घाट की संधि करने के लिए बाध्य किया 30 दिसंबर 1805। यही एक सहायक संधि नहीं है, ध्यान रखिएगा। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान खूब संधियां पूछी जाती हैं, ठीक है। तो अब सारे सरदार हार चुके थे, तो समझ में आ गया था कि हमारा ये जो आपसी वैमनस्य है हमें लिए डाल रहा है, डुबाए दे रहा है, ठीक है। बाजीराव द्वितीय की भी बुद्धि अब बहुत देर से खुली थी। कल मैंने जाते जाते लास्ट लेक्चर में बताया था आपको, बहुत देर में खुली। और बसीन की सहायक संधि का क्या परिणाम होता है, इसकी चर्चा भी की गई है विस्तार से। सहायक संधि द्वारा इस पेशवा ने मराठा राजसंघ की आंतरिक और विदेश नीति अंग्रेजों के हाथ में गिरवी रख दिए थे। लेकिन
आप देखें जब द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में सारे सरदार हार गए, इन जिसे उम्मीद थी बाजीराव द्वितीय को जिनसे कि हमें छुड़ा लेंगे, ये अंग्रेजों को चुंगल से मुक्त कराएंगे, लेकिन द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद इसकी व्यग्रता बढ़ गई थी, क्योंकि सबसे ज़्यादा इसे भरोसा था सिंधिया पर, है ना। वो भी हार गए, वो क्या सब हार गए। गायकवाड़ तो पहले अंग्रेजों के आश्रित बन गए थे। तब ये अंग्रेजों के नियंत्रण से, यानी बसीन की सहायक संधि द्वारा पेशवा पर लागू किया गया जो नियंत्रण था अंग्रेजों का, वो पेशवा को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उस नियंत्रण से वो मुक्त होने के लिए छटपटा रहा था, व्याकुल हो रहा था, है ना। उसकी व्याकुलता संघ के सरदारों की पराजय के बाद और बढ़ गई थी। तब उसने 1817 तक आते आते बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों बसीन की सहायक संधि द्वारा लागू किए गए अंग्रेजी नियंत्रण से मुक्त होने का प्रयास, कारगर प्रयास करना शुरू किया। और इसी प्रयास के तहत, है ना, गुप्त रूप से सभी सरदारों से बातचीत चलाई। और क्या योजना बनाई? गुप्त योजना इसने, है ना। और जब उस योजना का अंग्रेजों को पता चलेगा तो फिर आप जानते हैं युद्ध की शुरुआत हो जाएगी। कैसे, ये देखते हैं। पहले कुछ फैक्ट। गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स की नीति क्या कहलाती है? सर्वश्रेष्ठता की नीति। क्या कहलाती है? सर्वश्रेष्ठता की नीति। ठीक है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है? ये पिंडारियों के दमन का संकल्प लेकर भारत आया था। और मित्रों, पिंडारियों का दमन करने में लॉर्ड हेस्टिंग्स सफल भी रहेगा। ठीक है। मैं अभी बात करूंगा, आईएएस मेंस में क्वेश्चन पूछा गया है। क्या पूछा गया है? यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग के मुख्य परीक्षा में इतिहास विषय में पूछा गया है। देखिए कहाँ कहाँ से कैसे सवाल पूछे जाते हैं कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान पिंडारियों के दमन का विलय हो गया था। सवाल नहीं कठिन होता यूपीएससी का, जवाब नहीं कठिन होता, सवाल कठिन होता है। सवाल यदि आप समझ जाएं तो जवाब देना आसान हो जाता है, सवाल ही समझना मुश्किल कार्य होता है। ठीक है। तो कुल मिलाकर के आप देखें कि जो ये सवाल है, इसका मतलब क्या है कि इसी युद्ध के दौरान पिंडारियों का दमन किया गया। किसने किया? लॉर्ड हेस्टिंग्स ने, जो पिंडारियों के दमन का संकल्प लेकर ही भारत आया था, है ना। तो कैसे, ये हम देखते हैं। तो पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजी बसीन की सहायक संधि के माध्यम से लागू किए गए नियंत्रण से मुक्त होने का प्रयास शुरू किया। उसी प्रयास के तहत सभी मराठा सरदारों के साथ मिलकर एक गुप्त महासंघ बनाने की बातचीत चलाई, है ना। किसने? बाजीराव द्वितीय ने। क्या? एक गुप्त महासंघ। इस गुप्त महासंघ में पिंडारियों को भी शामिल करने की बात चलाई कि कौन कौन शामिल होंगे? संघ के सरदार और प्लस पिंडारी। कहा? पिंडारियों को भी सारे सरदार शामिल हों, जो लड़ाकू पिंडारी हैं इनको भी शामिल किया जाए। ठीक है। अब मित्रों यहाँ मैं बता दूं पिंडारियों के बारे में, पूरा घटनाक्रम आपको क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट। जो फुटकर चीज़ें पिंडारी अलग पढ़ते हैं, वो अलग पढ़ते हैं, कहाँ किस चीज़ का महत्व है, क्या मतलब है, उसको समझते जाइए। पिंडारी ये लूट मार करने वाली जाति, जैसे हमारे नहीं बंजारे कंजड़ जाति के लोग होते हैं ना, वैसे पिंडारी थी। क्या? सिर्फ इनका पेशा था लूट मार करना। इनका मराठों से संबंध कब जुड़ा? विशेष संबंध जुड़ा दूसरे पेशवा बाजीराव प्रथम के समय से। यानी पेशवा बाजीराव प्रथम के समय से ये पिंडारी लोग मराठा सेना के साथ अवैतनिक रूप से बिना किसी वेतन के लड़ने जाते थे, है ना। जहाँ मराठा सेना का काम समाप्त होता था वहीं पिंडारियों को शुरू हो जाता था। किसी युद्ध में
किसी सेना को मराठा सेना हरा देती थी किसी राज्य की सेना को, तो उस राज्य में लूटमार कौन करते थे? पिंडारी करते थे। तो लूटमार से प्राप्त धन का एक भाग पिंडारियों को दे दिया जाता था, जिसे पाल पट्टी, क्या कहा जाता था? पाल पट्टी। मराठा सेना के साथ अवैतनिक रूप से लड़ते थे और किसी अभियान के दौरान लूट मार से प्राप्त, जो कि पिंडारी ही लूट मार करते थे, लूट मार से प्राप्त धन का एक हिस्सा मराठे पिंडारियों को दे देते थे, जिसे कहा जाता था पाल पट्टी। ठीक है। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की पराजय के बाद ये पिंडारी लोग मालवा में बस गए थे। विशेष रूप से कहाँ बस गए थे? मालवा में। और फुटकर फुटकर निजाम, हैदराबाद के निजाम, सिंधिया, बोले आदि की सेना में भर्ती हो गए थे। और लूट मार की शैली के कारण अंग्रेजों के लिए बहुत बड़ा सरदर्द बने हुए थे। अंग्रेजी व्यापारिक प्रतिष्ठानों तक को लूट लेते थे। ठीक है। इसका मतलब क्या? सिंधिया, भोसले आदि मराठा सरदार, निजाम आदि, ये सब पिंडारियों को संरक्षण दिए हुए थे। सोचिए आप, निजाम तो पहले बेलेजली की शरण में चला गया था। अब देखेंगे तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान जब हेस्टिंग्स कहेगा कि मैं हर हाल में मुझे पिंडारियों का दमन करना है, तो जो संरक्षण देने वाले सिंधिया है ना, भोसले, ये अंग्रेजों की गिरफ्त में आ जाएगा, तो कौन पिंडारियों को संरक्षण देगा? इतने नहीं, सिंधिया जैसे सरदारों ने पिंडारियों के दमन में है ना अंग्रेजों का साथ देना तक स्वीकार कर लिया था। जब रक्षक ही भक्षक बन जाए, ठीक है, तो कैसे बचेंगे ये? इसीलिए जो पिंडारियों को संरक्षण देने वाले थे वो अंग्रेजों की गिरफ्त में आ गए। इसीलिए लॉर्ड हेस्टिंग्स इस युद्ध के दौरान पिंडारियों का दमन करने में सफल हुआ। वरना एक दौर था बाजीराव प्रथम के समय से कि पिंडारी शान थे मराठों की, है ना। और आपको बता दूं, पेशवाओं के समय चौथ से प्राप्त है। चौथ क्या था? एक तरह से जबरन सेना का भय दिखाकर ही ये कर प्राप्त किया जाता था। पहले ही बता चुका हूँ इस कर के बारे में। तो कुल मिला करके जॉन मैल्कम ने क्या लिखा है, उनका स्टेटमेंट देखिए पिंडारियों के बारे में। जॉन मैल्कम अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करते हैं इस युद्ध के दौरान, जॉन मैल्कम। और जॉन मैल्कम क्या लिखते हैं? पिंडारियों के बारे में लिखते हैं, ये पिंडारी मराठा शिकारियों के साथ शिकारी कुत्ते की भांति हैं। मराठा शिकारियों के साथ शिकारी कुत्ते किसे बताते हैं? पिंडारियों को, जॉन मैल्कम। और इस समय पिंडारियों के 3 प्रमुख नेता थे, चीतू, वासिल मोहम्मद, करीम खां, है ना, ये लीडर थे प्रमुख। और ये आप जानते हैं हेस्टिंग्स अपने पिंडारियों का दमन करने में सफल रहा, पहले बता चुका हूँ मैं। तो अब आते हैं, जब पेशवा की इस गुप्त योजना की जानकारी लॉर्ड हेस्टिंग्स को हुई, तो लॉर्ड हेस्टिंग्स ने क्या किया? 13 जून 1817 को पूना की संधि, कहाँ की? पूना की संधि करने के लिए किसे बाध्य किया? पेशवा को। पेशवा को स्वीकार करना पड़ा कि हम अंग्रेजों के खिलाफ किसी भी मराठा सरदार से मिलकर कोई संघ नहीं बनाएंगे, अंग्रेजों के खिलाफ कोई बातचीत नहीं करेंगे। इसके बाद पेशवा का सबसे बड़ा सहयोगी था ग्वालियर का सिंधिया। इसके बाद 5 नवंबर, कब? 5 नवंबर 1817 को ग्वालियर की संधि किससे? ग्वालियर की संधि सिंधिया से। सिंधिया को जकड़ लिया। इस संधि में ग्वालियर पहुंचे सेना लेकर हेस्टिंग्स, है ना, और सिंधिया को संधि करने के लिए बाध्य किया। कब? 5 नवंबर 1817 को, जो पेशवा का सबसे विश्वास पात्र था बाजीराव द्वितीय का। सिंधिया
ने किसी अंग्रेजों के खिलाफ बनने वाले किसी भी संघ में शामिल न होना स्वीकार किया। हेस्टिंग्स ने कहा इतने से काम नहीं चलेगा, आपको पिंडारियों के दमन में मेरा साथ देना होगा। और सिंधिया ने पिंडारियों के दमन में, है ना, अंग्रेज़ों का साथ देना भी स्वीकार किया। और मित्रों, पिंडारियों का सबसे बड़ा आश्रयदाता भी यही कौन था? सिंधिया, है ना। एक आप देखे होंगे सलमान खान की फिल्म बनी है कोई पिंडारी पे, और कैसे राजा अंग्रेज़ों का साथ देता है, कितनी दुर्दशा होती पिंडारियों की। मुझे याद नहीं आ रहा नाम, ठीक है, ये सस्पेंस है आपके लिए। तो अब जिस दिन ग्वालियर की संधि पर सिंधिया ने हस्ताक्षर किए और अंग्रेजों का साथ देना स्वीकार कर लिया, पेशवा एकदम हताश हो गया, निराश हो गया। और उसी निराशा में उसी दिन, समझ रहे हैं, उसी दिन यानी 5 नवंबर को 1817 को पेशवा ने पूना की अंग्रेज रेजिडेंसी पर हमला किया। और यही थी तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध की शुरुआत। और 5 नवंबर के दिन, नवंबर 1817 में ही, है ना, पेशवा को अंग्रेजी सेना ने हराया। किस युद्ध में? खिरकी के युद्ध में। भाग खड़ा हुआ पेशवा, बचकर निकल गया। अब बचे थे सिंधिया तो जकड़ गए, अंग्रेज़ों के अब सहयोगी हो गए। बचे थे भोसले और होलकर। खिरकी के युद्ध में पेशवा को हराने के बाद देखिए नवंबर 1817 में ही सीताबर्डी के युद्ध में, किस युद्ध में? सीताबर्डी के युद्ध में किसे हरा दिया? भोसले को निर्णायक रूप से हरा दिया। फिर दिसंबर 1817 में महीदपुर के युद्ध में होलकर को निर्णायक रूप से हरा दिया। बचा कौन? पेशवा, जो इधर उधर भाग रहा था, है ना। और खिरकी के युद्ध में तो पराजित ही हो चुका था नवंबर 1817 में। और फिर 2 युद्ध और पेशवा ने अंग्रेजों से किए। जनवरी 1818 में कोरेगांव का युद्ध, फरवरी 1818 में आष्टी का युद्ध। और ये लगातार अंग्रेजी सेना से हारा। और अंत में 3 जून 1818 को पेशवा ने अंग्रेजों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। जॉन मैल्कम के समक्ष आत्मसमर्पण किया था बाजीराव द्वितीय ने। किसके समक्ष? जॉन मैल्कम के समक्ष। और मित्रों, अंग्रेजों ने पेशवा का पद समाप्त कर दिया। बाजीराव द्वितीय को पेंशन देकर कहाँ भेज दिया? कानपुर के पास बिठूर रहने भेज दिया, है ना। इन्हीं बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे, गोद लिए पुत्र नाना साहब, जिनका मूल नाम क्या था? धोड़ो पंत, है ना। उन्हीं नाना साहब की पेंशन डलहौजी ने बंद कर दी थी, क्योंकि उसने गोद लेने की प्रथा का निषेध कर राज्यों को हड़पने की नीति अपनाई थी। इसीलिए नाना साहब नाराज हो गए थे। और 1857 की जब बगावत होगी तो कानपुर में विद्रोही, कानपुर के विद्रोह का, अंग्रेजों के खिलाफ कानपुर में हुए विद्रोह का नेतृत्व करेंगे नाना साहब, ठीक है। बहरहाल पेशवा का पद समाप्त करने के बाद बाजीराव द्वितीय को पेंशन देकर कानपुर के पास बिठूर रहने भेज दिया। और दूसरी तरफ सतारा की गद्दी पर किसे बैठाया? प्रताप सिंह को। और शेष पूरा भारत अंग्रेजों की गिरफ्त में आ गया, जो कि आपने देखा किस तरीके से अंग्रेजों ने, है ना, इन युद्धों में विजय हासिल करके दक्षिण के साथ साथ उत्तर भारत, कल देखा था ना आपने, सिंधिया से 2-3 आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान राजस्थान, एमपी के क्षेत्र, दोआब के क्षेत्र प्राप्त कर लिए थे, है ना। किस तरह भोसले और होलकर से क्षेत्र प्राप्त किए थे। तो ये था मराठा, है ना। पेशवाओं के समय मराठा राज संघ की व्यवस्था कैसी थी, है ना, ये हम थोड़ा सा देख लेते हैं, इसकी चर्चा कर लेते हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा सवाल नहीं आए इस पे, फिर भी हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए, मराठा राज संघ, सबसे पहला सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, पेशवाओं की प्रभुत्व की शुरुआत किस मराठा छत्रपति के समय हुई? शाहू के समय से, है ना।
मराठा राज संघ किसके समय अस्तित्व में आया? तीसरे पेशवा बालाजी बाजीराव के समय अस्तित्व में आया, है ना। तो मराठा संघ राज संघ का प्रधान कौन था? पूना का पेशवा। संघ के अन्य सदस्य कौन थे? ग्वालियर के सिंधिया, नागपुर के भोसले, इंदौर के होलकर और बड़ौदा के गायकवाड़, है ना। ये संघ के सदस्य थे। मराठा राज संघ एक ढीला ढाला संघ था। केंद्र था पूना, है ना। और संघ के सदस्य अपने अपने क्षेत्रों में, ग्वालियर में सिंधिया भोसले, नागपुर को केंद्र बनाकर, इंदौर को केंद्र बनाकर होलकर और बड़ौदा को केंद्र बनाकर गायकवाड़, है ना, अपने अपने क्षेत्रों में शासन करते थे। पेशवा का बड़ा ढीला ढाला इन पे नियंत्रण था। इनके दीवान वित्त मंत्री कौन नियुक्त करता था? पेशवा। इनके दीवान की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती थी? पेशवा के द्वारा की जाती थी। इनका काम क्या था? पेशवा के लिए सेना रखना और पेशवा के निर्देश पर सैन्य अभियानों का नेतृत्व करना, इनका काम था। ठीक है, पेशवा योग्य होगा तो उसकी बात मानेंगे। क्यों? जैसे बालाजी बाजीराव क्या था? योग्य था, बात मानते रहे। माधवराव योग्य था, बात मानते रहे, लेकिन बाजीराव द्वितीय की बात माने। होलकर और पेशवा लड़ने लगे, है ना। सिंधिया पेशवा के पक्ष में हो गए। देखा नहीं आपने द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के पहले? तो ये पेशवा के लिए सैन्य अभियानों का नेतृत्व करते थे। पेशवा का केंद्रीय सचिवालय या कार्यालय हुजूर दफ्तर, क्या कहलाता था? हुजूर दफ्तर, है ना। इसमें एलबरीज दफ्तर और चातले दफ्तर। एलबरीज दफ्तर सभी प्रकार के लेखे से संबंधित था और चातले दफ्तर आय व्यय से संबंधित था, जिसका हेड फड़निस कहलाता था। ठीक है। हालांकि सूबों, महलों और गांवों में बांटा गया था मराठा राज संघ को, लेकिन ये बहुत स्पष्ट इकाइयाँ नहीं थी। इतना उल्लेख मिलता है कि सर सूबेदार, जो प्रांत या सूबे का प्रमुख था, उसके अधीन पेशवा द्वारा मामलातदार और कामविसदार 2 अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। ये दोनों सर सूबे में, प्रांत में पेशवा के प्रतिनिधि होते थे। महाल या जिले में देशमुख या देश पांडे नामक अधिकारी होते थे, जो लेखों की रिकॉर्ड्स की जांच करते थे, भूमि से संबंधित रिकॉर्ड्स की। गांव में पटेल था, जो राजस्व मामलों के साथ साथ न्यायिक और प्रशासनिक मामले देखता था। पटेल का सहायक कुलकर्णी होता था, है ना। और कुलकर्णी गांव की भूमि का सारा रिकॉर्ड लेखा जोखा रखता था। और कुलकर्णी की विवरण की जांच करने वाला कौन होता था? चौगुले। कुलकर्णी की विवरण की जांच करने वाला चौगुले होता था। अब देख लीजिए, गांव में, ग्राम में, ग्राम में जो 12 बलूटे और 12 अलूटे, ये नाम लिखते ना आपको सुनने में, जो नहीं सुने होंगे। 12 बलूटे क्या थे? ये शिल्पी थे। ये कौन थे? स्वयं सेवक थे। ये 12 बलूटे शिल्पियों को क्या कहा जाता था? 12 बलूटे। इनकी सेवाओं के बदले इन्हें अनाज दिया जाता था। आज भी देखिए ग्रामीण क्षेत्र में क्या है, नकद कम देते हैं, है ना। किसान कृषि यंत्र बनाने वाले गांव में ही उपलब्ध हो जाते हैं, उनको प्रायः क्या अनाज दे दिया जाता है, उसी से काम उनका चलता है। ये शिल्पी होते थे। एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि शिवाजी के समय की तरह पेशवाओं के समय भी राज्य की आय के प्रमुख स्रोत कौन थे? भूराजस्व, चौथ और सरदेशमुखी। लेकिन चौथ से प्राप्त आय, शिवाजी के समय भूराजस्व से प्राप्त आय सर्वाधिक थी, लेकिन पेशवाओं के समय चौथ से प्राप्त आय अधिक बढ़ गई थी। किससे? चौथ। और चौथ क्या होता था आपको बता चुका हूँ। किसने भयदोहन कहा है इससे? देखिएगा पिछला लेक्चर। चौथ उन राज्यों की आय का, वार्षिक आय का 1/4 भाग होता था जिन पर मराठे हमले करते थे, है ना। और यदि वो राज्य अपनी वार्षिक आय का 25% देना स्वीकार कर लेता था तो उसके एवज में उसे सुरक्षा की गारंटी देते थे। आपसे अगर पूछूं तो किसके समय सबसे ज़्यादा चौथ वसूली के हमले किए गए? पेशवाओं के समय। बाजीराव प्रथम के बाद तो बालाजी बाजीराव प्रथम, माधवराव के समय खूब जमकर चौथ वसूली के लिए हमले वो तो चौथ से प्राप्त आय बढ़ गई थी, बहुत हमले किए गए।
तो जो चौथ से आय प्राप्त होती थी उसे 4 भागों में बांटा जाता था। कितने? 4 भाग। कौन? बाबती, बाबती, सहोत्रा, नाडगुंडा और मोकासा, है ना। बाबती चौथ का 25% होता था, सहोत्रा 6% होता था, नाडगुंडा 3% होता था। जोड़ लीजिए कितना बचेगा? 66%। शेष जो 66% होता था वो क्या कहलाता था? मोकासा। ये किसके लिए है? बाबती, ये राजा के लिए यानी छत्रपति के लिए। किसके लिए? राजा या छत्रपति के लिए। अब छत्रपति के अधिकार किसके पास है? पेशवा के पास, तो ये पेशवा लेगा। सहोत्रा क्या कहलाता था? चौथ का, मान लीजिए 100 रुपये चौथ है तो 25 रुपये बाबती, 6 रुपये सहोत्रा, नाटगुंडा 3 रुपये, मुकासा 66 रुपये। सहोत्रा क्या है? ये पंत सचिव के लिए जो रिकॉर्ड चौथ का रखेगा। ठीक है। और नाटगुंडा ये राजा स्वेच्छा से कहीं भी नियोजित कर सकता है, खर्च कर सकता है। और शेष सबसे ज़्यादा 66% मराठा सरदार को। अब सोचिए आप, किस मराठा सरदार को? मराठा संघ के सरदार को। यदि पेशवा ने सिंधिया को से कहा कि आपको मालवा के विरुद्ध अभियान पर जाना है चौथ वसूली के लिए, आपको कर्नाटक जाना है चौथ वसूली, किसी से, होलकर से कह दे, भोसले से कह दे, तो इनका काम है पेशवा के निर्देश का पालन करना, तो ये जाएंगे कर्नाटक चौथ वसूलने। और जितनी चौथ वसूली होगी, चौथ वसूली का मतलब क्या है? वो राज्य फिर मराठों के अधीन हो गया, हर साल देगा ना अपनी वार्ष, एनुअल आएगा कितना? 25%। तो जब तक देता रहेगा मराठे हमला नहीं करेंगे, जब देना बंद कर देगा फिर हमला करेंगे। तो एक तरह से वो राज्य मराठों की जागीर बन जाता था। तो सोच लीजिए, सबसे ज़्यादा जिस भोसले को भेजा या सिंधिया को भेजा, तो सबसे ज़्यादा 66% किसे मिलेगा? उसी सिंधिया सरदार को मिलेगा। तो वो कर्नाटक किसकी? कर्नाटक अभियान पर मान लीजिए कर्नाटक से चौथ वसूला, तो 66% किसको मिल गया? उसी सरदार को जिसने वसूला। तो कर्नाटक फिर या वो राज्य किसकी जागीर बन जाएगा? उसी सरदार, मान लीजिए सिंधिया कर्नाटक अभियान पर है, सिंधिया की जागीर बन जाएगा। तो मुकासा क्या थी? एक तरह से जागीर हो जाती थी। किसकी? चौथ वसूली करने वाले। कौन करने वाले? मराठा सरदारों की क्या बन जाती थी? जागीर। ठीक है। एक शब्द और मिलता है दो जागीर के लिए, एक मुकासा और दूसरा सरंजाम। कौन सा? आपने सुना होगा, कंफ्यूजन होता रहता है। सरंजाम ये भी क्या है? एक तरह से जागीर। किस मराठा सरदार ने, आपको बताया गया था कि पुश्तैनी मराठा सरदारों के विरोध से बचने के लिए किस पेशवा ने नए जीते गए क्षेत्र नए मराठा सरदारों को प्रदान करना शुरू किया था? बाजीराव प्रथम ने। तो नए जीते गए जो क्षेत्र नए मराठा सरदारों को या जिन सरदारों को दिए जाते थे वो उनकी क्या कहलाती थी? सरंजाम यानी जागीर। ठीक है। तो ये कुछ टर्म थे। अच्छा ये बताइए, अगर पूछा जाए ये मिरासदार और उपरिस क्या है? मिरासदार और उपरिस। जिसे पूछ लिया गया पीसीएस में, पाही कास्त क्या है? खुद कास्त क्या है? मुगल प्रशासन पढ़ेंगे आप। खुद कास्त जो अपनी निजी ज़मीन पर खेती करें, जिनके पास पर्याप्त ज़मीन हो। पाही कास्त
मुगल प्रशासन में पढ़ेंगे, जिनके पास कम ज़मीन हो दूसरे की ज़मीन किराए पे लेके खेती करें। वैसे मराठों के समय 2 प्रकार के किसान थे। कौन कौन? एक मिराजदार, दूसरे उपरिस। मिराजदार वो किसान कहलाते थे जिन्होंने जंगलों को साफ कर कृषि योग्य भूमि का विकास किया था और उस जमीन पर ही खेती करते थे, उस पर इनका मौरोसी हक पैतृक अधिकार हो गया था, यानी उस जमीन से इनको कोई अलग नहीं कर सकता था। ठीक है, ऐसे किसान जिनका जमीन पर निजी स्वामित्व था और पर्याप्त जमीन थी। और उपरिस क्या थे? इनकी निजी जमीन नहीं थी, है ना, ये दूसरे की ज़मीन पर खेती करते थे। बटाईदार किसान थे उपरिस, इन्हें कभी भी हटाया बर्खास्त किया जा सकता था, उस ज़मीन से अलग किया जा सकता था। ठीक है, ये 2 प्रकार के किसानों को उल्लेख। ठीक है, तो मित्रों आपने मराठा कंप्लीट पढ़ा। अब हम आगे बढ़ेंगे। वैसे भी अंग्रेज़ों ने भारत की सत्ता मुग़लों से नहीं बल्कि मराठों से प्राप्त की। मराठों को हरा करके अंग्रेज़ भारत की सर्वप्रमुख शक्ति बन गए, सबसे बड़ी शक्ति बन गए। केवल पंजाब बचेगा। अंतिम पूर्ण स्वाधीन राज्य जिसे अंग्रेज़ों ने जीता कौन था? पंजाब था। ठीक है, आपको बता दूं, इस समय जो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान लॉर्ड हेस्टिंग्स की नीति कहलाती सर्वश्रेष्ठता की, और मराठों को हराकर भारत की सर्वश्रेष्ठ शक्ति अंग्रेज़ों को बना दिया लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। ठीक है, तो आगे हम अगले लेक्चर में बात करेंगे, और तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, धन्यवाद।